2014 में इटालियन फिजिसिस्ट कार्लो रोवेली ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था 7 ब्रीफ लेसन्स ऑन फिजिक्स। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर थे जिसमें उन्होंने नॉन साइंटिस्ट रीडर्स को मॉडर्न फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये बुक एक्चुअली में एक बेस्ट सेलर है जो कि लोगों को इसके सिंपल और पोएटिक एक्सप्लेनेशन की वजह से पसंद आती है। इस वीडियो में हम उसी बुक के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ थियरीज। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 आर्टिकल्स को पब्लिश किया। पहले आर्टिकल ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जिसने आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन रखी। सेकंड आर्टिकल में उन्होंने ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन किया जिसने एटम की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। तीसरे आर्टिकल में थी उनकी पहली थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे अब द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है, जिसमें उन्होंने टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया था जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। और चौथे आर्टिकल में उन्होंने एक्सप्लेन किया मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो ये बोलता है कि मैटर और एनर्जी एक ही है। इन आर्टिकल्स को पब्लिश करके आइंस्टाइन रातों रात फेमस हो चुके थे, लेकिन एक चीज उन्हें अभी भी परेशान कर रही थी, उनकी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उस समय के ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं कर रही थी। और इस चीज़ का एहसास उन्हें जब हुआ जब वो एक आर्टिकल के लिए अपनी थियरी को समराइज कर रहे थे। और तब उन्हें यह ख्याल आया कि शायद आइजैक न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को एक बार फिर से सुधार की जरूरत है। उन्हें यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगभग 10 साल लग गए और फिर 1915 नवंबर को उन्होंने दुनिया के आगे द थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की। ये थियरी उस दौर तक की सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग थियरी थी। हम सभी ये जानते हैं कि ग्रेविटी को न्यूटन ने डिस्कवर किया था और न्यूटन ने हमें ये समझाया था कि ग्रेविटी एक्चुअली में है क्या, लेकिन न्यूटन ने हमें कभी ये नहीं समझाया कि ग्रेविटी काम क्यों और कैसे करती है। उन्होंने हमें बस ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करना सिखाया था। आइंस्टाइन से पहले जेम्स मैक्सवेल और माइकल फैराडे की वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला। ये फील्ड स्पेस में हर जगह डिफ्यूज होती है और इसे अपने प्रोपोगेशन के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि जिस तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी होनी चाहिए जो कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सके। और तब उन्हें यह पता चला कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड और कुछ नहीं बल्कि हमारा स्पेस ही है। न्यूटन के हिसाब से स्पेस एक एम्प्टी कंटेनर था और चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से करती है जिसको उन्होंने ग्रेविटी बोला था। लेकिन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी एक इल्यूजन है जो कि स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से होता है। इस थियरी के हिसाब से स्पेस कोई एम्प्टी कंटेनर नहीं है बल्कि ये टाइम के साथ मिलके इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पार्ट बनाता है जिसे हम स्पेस टाइम बोलते हैं। और ये स्पेस टाइम बैंड हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है या फिर एक्सपेंड हो सकता है, बिल्कुल किसी फैब्रिक या कपड़े की तरह। हर तरीके का मैटर स्पेस टाइम को अपने अराउंड बैंड कर लेता है। जहाँ जहाँ पे मैटर होता है वहाँ पे स्पेस अपने आप कर्व हो जाता है जो 3D में कुछ ऐसा दिखता है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आप इसे समझने के लिए ट्रेन और रेलवे ट्रैक का एग्जांपल ले सकते हो। जिस तरह ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलती है और ट्रैक के बैंड होने पे ट्रेन भी अपने आप उसी दिशा में घूम जाती है, ठीक उसी तरह हर चीज़ स्पेस टाइम में ट्रैवल करती है। और जहाँ पे भी मैटर होता है वो मैटर अपने आसपास के स्पेस टाइम को अपने तरफ बैंड कर लेता है। और अब इस रास्ते से जाने वाली हर चीज़ उस स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से उस मैटर की तरफ अपने आप आगे बढ़ने लगती है। और इससे ये इल्यूजन पैदा होता है कि किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से ये मैटर दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलना या फिर स्ट्रेच होना। हमने अभी देखा कि किस तरह मैटर के वजह से स्पेस टाइम में थोड़ा कर्वेचर आ जाता है। इसी कर्वेचर के वजह से स्पेस टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड भी हो जाता है। स्पेस के साथ साथ टाइम भी फैल जाता है जिस वजह से चीज़ें थोड़ी स्लो काम करने लगती है। इस चीज़ को हम लाइट के एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है जो कि ये करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट के सोर्स के मोशन से या फिर ऑब्जर्वर के मोशन से इसकी स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ता, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब मान लीजिए कि लाइट को स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ चूज करती है। फिलहाल इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी मैटर नहीं है जिस वजह से लाइट एक स्ट्रेट पाथ चूज करेगी। लेकिन जब इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई मैटर होगा उस वजह से इन दोनों के बीच का स्पेस टाइम हल्का सा कर्व हो जाएगा और लाइट भी बाकी चीज़ों की तरह इसी कर्व पाथ पे ट्रैवल करेगी। दोनों केसेस में ए और बी के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में सेम है, लेकिन सेकंड केस में लाइट को थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना पड़ा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। अब क्योंकि सेकंड केस में लाइट ने थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल किया है तो इसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड पहले केस से थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि लाइट की स्पीड हर केस में सेम रहनी चाहिए तो इसे कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम को भी अपने आप बढ़ना पड़ेगा और इस केस में लाइट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पॉइंट बी तक पहुंचने में। इसी डिफरेंस की वजह से टाइम के स्लो होने का इल्यूजन पैदा होता है। जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतना ही ज़्यादा लाइट को और ट्रैवल करना पड़ेगा और टाइम को भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा जिससे टाइम और स्लो हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा कर्वेचर उतना ही स्लो टाइम। ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने में भले ही साइंस फिक्शन जैसा लगे लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ भी है।
ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारी जीपीएस सैटेलाइट्स होती है जिनकी मदद से हमें हमारी लोकेशन पता चलती है, उनमें जो क्लॉक होती है वो हमारे अर्थ के क्लॉक से थोड़ी फास्ट चल रही होती है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जा रहे होते हो वैसे ही स्पेस टाइम का कर्वेचर भी कम होने लगता है, और जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे टाइम स्लो होता है, और जहाँ पे कर्वेचर कम होता है वहाँ टाइम थोड़ा फास्ट होता है। इस वजह से जीपीएस की सैटेलाइट में क्लॉक थोड़ी तेज़ काम कर रही होती है। और मैटर स्पेस टाइम को एक्चुअली में बेंड करता है, इस चीज़ का प्रूफ हमें 1919 में मिल चुका था, जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह सन के बीच में होने से सन के पीछे वाले स्टार हमें उनकी पोजीशन से थोड़े अलग दिखते हैं। आइंस्टाइन की थियरी ये भी प्रेडिक्ट करती है कि स्पेस टाइम को लगातार एक्सपेंड होना चाहिए, जिसका प्रूफ हमें 1930 में मिला था। इस एक्सपेंशन का रीज़न है हमारे पुराने यूनिवर्स में हुआ एक एक्सप्लोजन जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं। इस बिग बैंग से निकलने वाली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को हम ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं। उसी थियरी ने यह भी बताया कि जब ज़्यादा मास एक छोटी सी जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उसके आसपास का स्पेस टाइम इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है कि वो एक एक्चुअल होल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे आज हम ब्लैक होल बोलते हैं। और उसी थियरी ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि जब दो मैसिव चीज़ जिनका मास बहुत ज़्यादा है वो आपस में टकराती है तो उससे पूरे स्पेस टाइम में लहरें यानी वेव्स पैदा होती है, और इन ग्रेविटेशनल वेव्स को 2015 में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यह बताया कि हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये यूनिवर्स ऐसे स्पेस टाइम से बना है जो समुद्र की तरह वेव्स प्रोड्यूस करता है। जो स्पेस टाइम लगातार एक्सपेंड हो रहा है वही स्पेस टाइम एक साथ कोलैप्स होके ऐसे होल बनाता है जिनसे कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती। इन सारे रीजंस की वजह से फिजिसिस्ट लेव लंदाउ ने इस थियरी को द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ थियरीज यानी कि बाकी थियरीज में सबसे सुंदर बताया है। और यहीं पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। इस सीरीज का अगला वीडियो जल्दी आएगा जो कि होगा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जो कि आज तक की बताई गई सबसे कंफ्यूजिंग थियरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी रिकमेंडेशन है उस बारे में कमेंट में बताना। थैंक यू।